एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था हमारे विंग को किसी प्रकार का बीमारी था जिसके कारण वो सरवाइव नहीं कर पाया, जिसे सुनकर वांग जी टूट गया था। वो तो विंग से अपना लव कन्फेस करने वाला था, उसे अपनी फीलिंग को विंग को बताना था। उसने अपनी फीलिंग को छुपा के रखा था क्योंकि पहले जिससे वो प्यार करता था उसने उसे धोखा दिया था और वो नहीं चाहता था कि फिर से उसका दिल टूटे। इसीलिए उसने अभी तक विंग को बताया नहीं था। पर शुयांग के कहने पर कि अगर उसे मतलब वांग जी को अगर अपने प्यार का एहसास हुआ पर टाइम गलत हुआ, तो अगर वो टाइम ऐसा हुआ जहाँ पर उसे उसका प्यार मिले ही ना, ये सुनकर ना वांग जी को बुरा लगा था और वो अपने प्यार को बताने के लिए विंग के पास बहुत जल्दी आ गया था। पर जब वो आया तो उसे बड़ा शॉकिंग न्यूज़ पता चला था कि विंग मतलब नहीं रहा। इसे सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ गया था। वो तो सदमे में आ गया था। इसी कारण वो बेहोश भी हो चुका था। वांग जी को होश 3 दिनों बाद आया था। वांग जी अभी उठते साथ सीधा विंग के बारे में पूछता है। वो कहता है, मेरा विंग कहाँ है? मुझे विंग को देखना है। मुझे पता है मेरा विंग नहीं जा सकता, मुझे छोड़ के वो नहीं जा सकता। शुयांग उसे समझा रहा था। वांग जी अपने विंग को ढूंढने के लिए बाहर की ओर जा रहा था, पर तभी वहां वेंचिंग आती है। वेंचिंग वांग जी की हालत देख पा रही थी कि वो कितना ज़्यादा अपसेट है विंग के जाने पर। वो अब अपने आप को रोक नहीं पाई। वो वांग जी के सामने आके बोलती है, आप ज़्यादा फिक्र मत कीजिए। विंग विंग जिंदा है, पर उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। असल में वो मेरे पास आया था, उसके पास सिर्फ़ 1 दिन बचा था। उसने अगर इलाज करवाया होता तो वो और समय तक जी पाता, पर वो शायद जीना नहीं चाहता था, इसीलिए वो मेरे पास आया था और उसने ये बोला था कि उसे अब जीना नहीं है, इसीलिए वो मेरे पास आकर अपने आप को सरेंडर कर चुका था। और उसने कहा था कि उसके जाने के बाद उसकी पूरी बॉडी को सेल कर दिया जाए, जैसे किडनी और वो सब। ये बोलते हुए उसने अपनी आंखों को नीचे कर लिया था। वांग जी कहता है, मेरा मेरा विंग कहाँ है? वैन किंग एक शाय करते हुए धीरे से कहती है, वो ऊपर वाले रूम में है। असल में उस दिन विंग आया तो ज़रूर था, वो मतलब उसे जिंदा नहीं रहना था, पर मैं अपने ही दोस्त को ऐसे जाने नहीं दे सकती थी। मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं अपने ही दोस्त को ना बचा पाई तो मैं किस प्रकार की डॉक्टर हूँ। इसीलिए मैंने उसे कोमा में डाल दिया है और मैं उसके ऊपर जो चाहे इलाज करवाऊंगी, पर मैं उसे ज़िंदा रखने की कोशिश करूंगी। और मुझे लगा था कि विंग की फैमिली मेम्बर कोई है नहीं, इसीलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया। और मुझे नहीं लगा था कि आप लोगों को भी उसके लिए इतना फ़िक्रमंद होगे। विंग ने मुझे बताया था कि उसकी शादी हो चुकी है, पर उसने मुझे ये भी बताया था कि आप लोगों को उससे कोई लेना-देना नहीं है। इसीलिए मैंने उसकी मतलब उसे अलग वार्ड में शिफ्ट करवा दिया है और आप लोगों को नहीं बताया कि वो अभी तक ज़िंदा है। ये सुनने के बाद वांग जी सीधा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मुझे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्या हुआ था क्या नहीं, बस मुझे विंग को देखना है। विंग ठीक है ना? वैन किंग कहती है, हाँ वो ठीक है, पर कितने दिनों तक ये मुझे नहीं पता। मैंने अपनी इफ़ेक्ट लगाकर उसे कुछ दिनों के लिए तो ठीक रखा है, पर कब तक ठीक रहेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उतनी बड़ी डॉक्टर नहीं हूँ। मुझे बहुत अच्छे से ये सब नहीं आता और वो जो बीमारी विंग को है उसका इलाज तो मुझे भी नहीं पता। ये सुनने के बाद वांग जी कहता है, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। इस वर्ल्ड में जितने भी बेस्ट डॉक्टर हैं मैं उसको बुलाऊंगा, पर मैं अपने विंग को कुछ भी होने नहीं दूंगा। वैन किंग कहती है, ठीक है, आप मेरे पीछे आइए। ये बोलकर वो उन दोनों को मतलब वांग जी और शुयांग को इशारा करती है। शुयांग और वांग जी सीधा उसके पीछे पीछे जाने लगे। कुछ ही टाइम पे वैन किंग ने एक रूम के बाहर वांग जी को खड़ा कर दिया था। वांग जी जैसे ही उस रूम के बाहर खड़ा हुआ ना, वो कहता है, यहाँ मेरा विंग है। वैन किंग अपना सर हिलाती है। जैसे ही वांग जी ने उसका नोट सुन देखा ना, वो सीधा गेट खोला और अंदर चला गया।
उसने देखा कि विंग के चारों तरफ कितने ज़्यादा सामाने हैं, जैसे कि वो मशीनें उसकी पल्स के लिए, उसकी हार्ट बीट के लिए, उसके मतलब ऑक्सीजन के लिए, यहाँ तक कि उसका हर एक बॉडी में कुछ ना कुछ लगा ही हुआ था, जिसे देखकर वांग जी अपने विंग के लिए रो रहा था। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसके दिल में ये था कि मेरा विंग जिंदा है, पर एक तरफ उसका दिल दुखी भी था कि मेरा विंग इस हालत में है। वांग जी उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ के वहीं पर बैठ गया। वांग जी के आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसके आंसू का एक बूंद विंग के हाथों में गिर गया था। वो उसके हाथों को पकड़कर एक किस करता है और उसे कहता है, आई एम सॉरी, मुझे मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत लेट कर दिया, मैंने बहुत लेट कर दिया। मुझे उसी टाइम आ जाना चाहिए था जब तुमने कॉल किया। मुझे तुम्हें पहले ही बता देना था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जो जब तुम मेरा प्यार का इज़हार सुनते, तो तुम कभी भी मुझसे दूर जाने के बारे में सोचते नहीं। इडियट! क्यों तुम मुझसे दूर जाने के बारे में सोच रहे थे? अगर वैन किंग ने तुम्हें नहीं बचाया होता तो क्या सच में तुम चले जाते मुझसे दूर? ये बोलते हुए वो उसके हाथ को पकड़ के रोए जा रहा था। वहीं विंग बेजान होकर सोया हुआ था। उसकी हार्ट बीट तो चल रही थी, पर वो भी मशीनों के कारण। वैन किंग वांग जी के पास आते हुए एक फाइल को उसके पास रखती है। वांग जी उस फाइल को देखता है और फिर वैन किंग को। वैन किंग उसे कहती है, ये विंग की सारी रिपोर्ट है और विंग को क्या बीमारी है इसमें सब लिखा हुआ है, और विंग कब तक जिंदा रह सकता है वो भी। ये सुनने के बाद ना वांग जी उस फाइल को पूरा पढ़ने लगा। उसे कुछ-कुछ तो समझ आ रहा था, पर बहुत कुछ नहीं भी आ रहा था, क्योंकि डॉक्टर का भाषा सिर्फ डॉक्टर जान सकता है। वांग जी एक डॉक्टर नहीं है, तो उसे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए वैन किंग उसे बताना स्टार्ट करती है। गाइस, मैं आपको बता देती हूँ, ओके, ये काल्पनिक है और इसमें जो भी कुछ होगा वो सिर्फ काल्पनिक ही होगा, ओके। तो फिर ये जो बीमारी होगा वो भी काल्पनिक है। ऐसा कोई मुझे नहीं पता बीमारियाँ कैसी-कैसी होती है, मैं बस अपने मन से बता रही हूँ, ओके। रैंकिंग बताती है, विंग को एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण उसका मानसिक संतुलन उसके काबू में नहीं रहेगा। वो कुछ भी कर सकता है जो उसके काबू में नहीं रहेगा। मैंने उसे एक टाइम गाइडलाइन दी थी जिसके कारण वो उस टाइम तक बहुत अच्छे से अपने आप को सँभाल सकता था, पर उसके बाद उसका मतलब उसका दिमाग खुद उसके काबू में नहीं रहेगा। वो क्या करेगा वो खुद नहीं जानता। अगर विंग को मैं अभी बेहोश नहीं करती तो वो अभी पागलों की जैसे हरकतें करता, या फिर ये बोलते हुए उसने अपनी आँखों को नीचे कर लिया था। वो बोलती है कि वो साइको भी हो सकता था, वो कुछ भी कर सकता था। वो अपने आप को भी हार्म कर सकता था या फिर किसी को भी हार्म कर सकता था। इसीलिए विंग नहीं चाहता था कि वो अपने आप को या अपने बेबी को या आप को वो किसी प्रकार से हार्म करे, इसीलिए वो यहाँ से जाना चाहता था। वो अपने आप को और ज़िंदा नहीं रखना चाहता था। वो ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता था जिसमें उसे खुद पता ना हो कि वो कब तक कैसे कैसी-कैसी लाइफ़ जिएगा, क्या-क्या करेगा। वो जब अपनी माइंड में ही नहीं रहेगा तो वो जीकर क्या करेगा? यही उसने कहा था मुझसे। और ये बोलते हुए उसने फिर से अपनी आँखों को नीचे कर लिया और उसने कहा, वैन किंग ने कहा, मुझे मैंने बोला था विंग को कि मैं उसके लिए कुछ न कुछ देखती हूँ, कुछ न कुछ करूँगी। पर विंग को भी पता था कि इस मतलब हमें विंग की बीमारी का इलाज नहीं पता। उसका दवा क्या है वो अभी तक किसी डॉक्टर ने नहीं निकाला है। इसीलिए वो हमें परेशान नहीं करना चाहता था और शायद वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। यही यही बोला था विंग ने कि उसे अब जीना नहीं है, वो किसके लिए जिएगा? उसकी लाइफ में कोई भी नहीं है और एक पागल पर्सन को कौन प्यार करेगा? यही विंग ने यही बोला था, इसीलिए मैंने भी आप लोगों को नहीं बताया था। अगर ये बात आपको पता चलती तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही बात सोचकर मैंने आपको नहीं बताया था, पर आपका जब मैंने हालत देखा था तो मैं रह नहीं पाई और मैंने आपको बताया। ये बोलकर वो वांग जी की तरफ देखती है। वांग जी ये सुनने के बाद ना और भी ज़्यादा रोने लगा। वो विंग का हाथ पकड़ के बोलता है, पागल!
क्यों क्यों तुमने सोचा कि हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा? विंग, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। तुम्हारे रहने से, तुम्हारे रोने से, तुम्हारे जाने से मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। तुम मुझे बताए बिना कैसे कैसे जाने के बारे में सोच सकते थे? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई एम सॉरी, मैंने कहने में बहुत लेट कर दिया, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझे कैसे छोड़ के जाने के बारे में सोच सकते हो? तुम हमारे बच्चे को कैसे अकेला छोड़ के जाने के बारे में सोच सकते हो विंग? युवान तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, और डैड डैड भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकते विंग। वो तो तुम्हें अपना बेटा मानते हैं ना, मुझसे ज़्यादा प्यार वो तुमसे करते हैं। तुम कैसे यहाँ से जाने की बात कर सकते हो? तुमने कैसे सोच लिया? ये बोलकर वो रोने लगा। तभी वैनकिंग कहती है, और असल में इस मुझे नहीं पता कि विंग कैसे सरवाइव करेगा, मुझे भी नहीं पता। मैंने कोशिश की है विंग को ज़िंदा रखने की, पर मुझे नहीं पता ये कब तक ऐसे ही सरवाइव कर पाएगा। जिसे सुनकर ना वांग जी कहता है, मैं कोशिश करूँगा, मैं अपनी पूरी जान लगा दूँगा, पर मैं विंग को, अपने विंग को ठीक करके रहूँगा। मैं विंग को कभी भी अपने से दूर जाने नहीं दूँगा। ये बोलकर वो शुयांग की तरफ देखता है। शुयांग को भी समझ आ गया था, इसीलिए वो कहता है, मैं कोशिश करता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया था। वांग जी विंग को कहता है, मैं तुम्हें ठीक करके रहूँगा। विंग, तुम्हें ठीक होना पड़ेगा, तुम्हें मेरे लिए ठीक होना पड़ेगा, तुम्हें हमारे बेबी के लिए ठीक होना पड़ेगा। तुम आइवान को कैसे ऐसे छोड़ के जा सकते हो? नहीं विंग, तुम हमें छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते। ये बोलकर वो कहता है, तुम्हें उठना पड़ेगा विंग, तुम्हें हमारे लिए उठना पड़ेगा। पर विंग तो बेड पर बेजान सोया हुआ था। उसकी बस पल्स, मतलब वो एक टीवी में आता है ना, वैसी एक स्क्रीन में दिख रहा था कि उसकी पल्स चल रही है, उसकी हार्ट बीट कितनी चल रही है, बस। उसके बाद विंग का कुछ भी हिल नहीं रहा था, वो चुपचाप सोया हुआ था। वांग जी उसके फोरहेड पे किस करके बोलता है, तुम अभी सोए रहो, पर तुम्हें मेरे लिए उठना होगा। तुम जितना सोना चाहते हो सो लो, पर तुम्हें मेरे लिए उठना पड़ेगा विंग। ये बोलकर वो फिर से उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं तुमसे। इसीलिए तुम्हें मेरे लव कन्फेशन सुने बिना कहीं नहीं जा सकते तुम। समझ गए विंग? ये बोलकर वो वहाँ से चला गया था, और वो कहता गया था, वैन किंग थैंक यू मेरे विंग की जान बचाने के लिए। वैन किंग उसे बोलती है कि इसमें कोई थैंक्स वाली बात ही नहीं है। विंग मेरा दोस्त है, मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, और मैं आशा करूँगी कि आप जो भी करो उससे मेरा विंग, हमारा विंग ठीक हो जाए। वैन किंग ये बोलकर दूसरे पेशेंट को देखने के लिए चले गई थी। वहीं वांग जी अपने घर चला गया था। वो उसने अपने डैड को पूरी बात बता दी थी, जिसके कारण लैन कुरैन भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे। वो युआन को अपनी गोद में बैठाए हुए थे। युआन अपने डैड को देखकर उसके पास चला जाता है। युवान को देखकर वांग जी कहता है, तुम्हारी मम्मा बहुत जल्दी तुम्हारे पास आएगी युवान। उसके बाद वांग जी कभी ढंग से सोया ही नहीं। वांग जी ने अपनी पूरी जान लगा दी, पूरे इस वर्ल्ड के पूरे डॉक्टरों को विंग के लिए ला के रख दिया था। सारे लोगों को जितने पैसे चाहिए थे सबको दिया, और सबको जो चाहिए था वो दिया, पर विंग का इलाज उसने करवाया। एक से बढ़कर एक डॉक्टर विंग को देखते थे, और सबका यही जवाब होता था कि हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। पर वांग जी का एक जवाब होता था कि आपको जो करना है करो, जितना टाइम लेना है लो, पर मेरा विंग ठीक होना चाहिए। वांग जी की बात सुनकर सारे अपना सर नोट करते थे, और सारे डॉक्टर ने एक ग्रुप बना लिया था। हाँ, उनके डॉक्टर का एक ग्रुप बन चुका था। बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर का ग्रुप बना हुआ था विंग के इलाज के लिए। पर एक डॉक्टर ने वांग जी को बता भी दिया था कि अगर विंग ठीक भी हो गया तो भी हम उसके दिमाग का, मतलब उसे कितना याद रहेगा कितना नहीं, वो हम कुछ भी नहीं बता सकते। ये सुनने के बाद ना वांग जी कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा विंग अगर कुछ भूल भी जाए ना तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर मुझे मेरा विंग ज़िंदा चाहिए। ये सुनने के बाद सारे डॉक्टर ने फिर से अपना काम लग मतलब करना चालू कर दिया था।
ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। वांग जी विंग के पास हमेशा ही बैठा रहता था। वो विंग से बातें किया करता था क्योंकि डॉक्टर ने ये भी बोला था कि पेशेंट खुद नहीं चाहता कि वो उठे, वो खुद नहीं चाहता जीना। इसीलिए हम जब तक पेशेंट नहीं चाहेगा कि वो ठीक हो, तब तक कोई भी दवा काम नहीं करेगा। उसे सिर्फ आत्मविश्वास ही ठीक कर सकता है। अगर किसी पेशेंट को आत्मविश्वास ही नहीं होगा कि वो ठीक हो सकता है, अगर उसे आत्मविश्वास ही नहीं होगा कि कोई उसके पास है जो उसका साथ देगा उसकी बीमारी में भी, तो कोई भी पेशेंट ऐसे ही ठीक नहीं हो जाएगा। भले कितनी भी दवा दे दो, वो तब भी ठीक नहीं होगा जब तक उसे अपने ऊपर विश्वास ना होगा कि वो ठीक हो सकता है। इसीलिए वांग जी उसके पास हमेशा उसे बोलने आता था कि तुम्हें ठीक होना होगा, तुम्हें हमारे लिए ठीक होना होगा, तुम कर सकते हो, तुम इस बीमारी से लड़ सकते हो। और वहीं विंग विंग तो चुपचाप लेटा हुआ रहता था। कई बार वांग जी ने युवान को भी विंग के पास लेके गया था। वो हमेशा विंग को दिखाता था कि देखो तुम्हारा बेटा तुम्हें कितना मिस करता है। देखो विंग, तुम कैसे युवान को छोड़ के जा सकते हो। ये बोलकर वो हमेशा विंग को प्रवोक करता था कि वो उठ जाए। और जब विंग नहीं उठता था तो वांग जी की आंखों से आंसू झलक जाते थे। ऐसे ही कब 3 से महीने बीतते गए, कब महीनों से साल बीत गए, उन्हें पता भी नहीं चला। कैसे साल, 1 साल, 2 साल, कब 10 साल में बदल गए, किसी को भी पता नहीं चला। युवान अब 12 साल का हो चुका था। वो अब स्कूल में भी जाने लग गया था। वांग जी जब भी युवान को देखता तो उसे विंग की याद आती, क्योंकि युवान पूरी तरह अपनी माँ मतलब विंग की झलक में ही था। भले वो शांत तो वांग जी की तरह था, पर उसकी हरकतें, उसका पूरा नेचर विंग के ऊपर, उसकी क्यूटनेस विंग के ऊपर, उसके होठों के नीचे तिल विंग के ऊपर, सब कुछ विंग के ऊपर, जिसे देखकर वांग जी हर रोज़, हर रात को रोता था। वो विंग को कहता था कि वो क्यों नहीं उठ रहा है, क्यों नहीं उठ रहा है, क्या वो उससे प्यार नहीं करता, क्यों नहीं करता। वांग जी हमेशा यही सोचता रहता था। वहीं युवान भी अपने डैड की पूरी मदद करता था। भले ही युवान 12 साल का था, पर उसकी मैच्योरिटी सबसे ऊपर। वो 12 साल का बच्चा कब 18 साल के जैसा बिहेव करने लगा, किसी को भी पता नहीं चला। हाँ, क्योंकि वो 12 साल का बच्चा अपने डैड को मतलब कि वांग जी को सँभालने लगा था। वांग जी को अगर छोटी-छोटी बात पे गुस्सा आ जाता, तो युवान अपनी माँ मतलब कि विंग के जैसा उसे शांत कर देता था। वांग जी का गुस्सा शांत कर देता था। वांग जी जब भी युवान का फेस देखता, उसका गुस्सा कहाँ जल्दी से फुर हो जाता, उसे पता भी नहीं चलता और वो अपने बच्चे के साथ अच्छा से अच्छा टाइम बिताता। युवान भी अपनी माँ से मिलने जाता था, क्योंकि वांग जी ने उसे हमेशा बोला था कि उसे अपनी माँ को ठीक करना है, तो वो जितना भी इफ़ेक्ट लगाना चाहता है लगाए, क्योंकि उसे भी पता था कि युवान 12 साल का तो है, वो मैच्योर जैसा हरकतें तो करता है, पर उसे भी पता है कि युवान अपनी माँ को कितना ज़्यादा मिस करता है। युवान भी अपने डैड के साथ अपनी माँ से मिलने जाया करता था। वहीं लैन कुरैन भी विंग से मिलने जाया करते थे। आज वांग जी का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग था, इसीलिए वो अपनी मीटिंग में बैठा हुआ था। वहीं युवान युवान अपने स्कूल में था, लैन कुरैन भी अपने काम में बिजी थे। वहीं हॉस्पिटल में विंग अपने बेड पे लेटा हुआ था और उसके आज मतलब अगल-बगल बहुत सारे डॉक्टर थे। वो विंग को एग्ज़ामिन कर रहे थे कि उसके बॉडी में कुछ भी प्रोसेस हुआ, कुछ भी मूवमेंट हुआ, ये देखकर वो सभी नोट कर रहे थे कि तभी अचानक से विंग की उँगलियाँ हिलने लगी। ये देखने के बाद ना सारे लोग खुश हो गए थे, क्योंकि उनका पूरा 10 साल विंग को ठीक करने में लगा है। अगर एक इंसान के ऊपर कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है और वो अगर मूवमेंट दिखाए, तो किसी को भी अच्छा लगेगा ही। इसीलिए विंग ने भी अपनी मूवमेंट दिखाई थी, पर थोड़ी सी देर के लिए ये देखने के बाद ना कुछ डॉक्टरों ने वांग जी को कॉल कर दिया था। वांग जी जो अभी अपने मीटिंग में बैठा हुआ था, जैसे ही डॉक्टर का कॉल आया और जैसे ही उसे पता चला कि विंग ने मूवमेंट दिखाया है, वो सीधा अपनी मीटिंग को छोड़ के हॉस्पिटल भागा था। वहीं डॉक्टर विंग की बॉडी को देखे जा रहे थे। वांग जी जल्दी से भागकर सबको मतलब इग्नोर करके विंग का हाथ पकड़ लेता है और वो सब डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोलता है, मेरा विंग,
उसने उसने मूवमेंट दिखाया। क्या किया उसने? वो ठीक हो जाएगा। सारे डॉक्टर उसे पहले शांत करवाते और कहते, हाँ, हमें लगता है कि वो मूवमेंट दिखाएंगे, पर कुछ टाइम और लग जाएगा। वांग जी कहता है, मैं मैं अब और नहीं रुक सकता। प्लीज़ विंग, मेरे लिए उठ जाओ ना। तुम पूरे 10 सालों से ऐसे सोए हुए हो। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता विंग। तुमने मुझे बहुत वेट करवाया है। विंग, प्लीज़ उठ जाओ ना। प्लीज़ विंग, उठ जाओ ना। प्लीज़ विंग, ये बोलते हुए वो उसके हाथों को पकड़ रहा था और वो कह रहा था कि प्लीज़ विंग, उठ जाओ ना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता विंग। पूरे 10 साल मैं कैसे रहा हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैं मैं कोसता हूँ, क्यों मैंने तुम्हें पहले नहीं बोला, क्यों मैंने पहले तुम्हें नहीं बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं अब पछताता हूँ विंग। प्लीज़ उठ जाओ ना, मुझे तुम्हें बताना है। पूरे 10 सालों से मैंने इसी टाइम का तो वेट किया है कि तुम कब उठोगे और मैं कब तुम्हें बताऊँगा कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, कितना हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ। प्लीज़ विंग, मैं तुम्हें इतना प्यार करूँगी कि तुम कभी भी मुझे छोड़ के जाने के बारे में नहीं सोचोगे। प्लीज़ एक बार उठ जाओ। ये बोलते हुए वो उसके हाथ को किस कर रहा था। तभी एक डॉक्टर विंग को देखते हुए बोलता है, मिस्टर लैन, प्लीज़ आप शांत हो जाइए और कुछ टाइम के लिए आप बाहर चले जाइए। विंग को आराम करने दीजिए। पर वांग जी कहता है, नहीं, मैं कुछ टाइम रहना चाहता हूँ, आप लोग बाहर चले जाइए। ये बोलने के बाद ना वो विंग के पास ही बैठा रहा। वो विंग से बातें कर रहा था और सारे लोग वहाँ से चले गए थे। वांग जी विंग से कह रहा था कि प्लीज़ विंग, उठ जाओ ना, मुझे और वेट मत करवाओ ना। मैं बहुत ज़्यादा तड़प रहा हूँ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे लिए तड़पता हूँ विंग। मैं अब और नहीं सह सकता विंग। अगर तुम अब नहीं उठे ना, मैं सच में बता रहा हूँ, मैं मर जाऊँगा। मैं मर जाऊँगा विंग। ये बोलते हुए वो रो रहा था। उसकी आँखों का एक बूँद आँसू विंग के हाथों में टपक गया। हाँ, गिर गया, जिसके कारण विंग की उँगली फिर मूव हुई। अभी वांगजी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था ना, जिसके कारण उसे महसूस हुआ और उसने जैसे ही विंग के हाथों को मूव होते हुए देखा ना, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। वो उसके बाद उसकी तरफ मतलब विंग के फेस की तरफ देखता है। विंग ने अपनी आंखें खोल ली थी। वांग जी जिसे देखकर इतने ज़्यादा खुश हो गया कि उसने सीधा विंग को गले से लगा लिया था। विंग तो शॉक था। वहीं वांग जी जोर-जोर से चिल्ला रहा था कि डॉक्टर प्लीज़ आइए, मेरी विंग को होश आ गया। ये सुनने के बाद सारे डॉक्टर भागते हुए अंदर आए थे। वांग जी विंग को देखते हुए बोला था, तुम फाइनली उठ गए। मैं तुम्हें कितना मिस किया विंग। आई लव यू विंग, आई लव यू। ये बोलकर उसके पूरे फेस में किस किए जा रहा था। विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। वहीं डॉक्टर विंग को जागा हुआ देखकर उसकी पूरी बॉडी को फिर से चेक करने लगे। डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर लैन, आप प्लीज़ थोड़ा सा साइड हो जाइए, हमें इनकी पूरी बॉडी को चेक करना है। जिसे सुनकर ना वांग जी विंग से थोड़ा सा अलग होता है और विंग विंग तो सारे डॉक्टर को देख रहा था और फिर वांग जी को और फिर इस जगह को। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी एक डॉक्टर विंग को देखते हुए पूछता है, मिस्टर वी, क्या आपको याद है कि आप कौन हो? आपका नाम क्या है? विंग अब पहले उस डॉक्टर को देखता है और फिर अपने आप को। वो कहता है, मैं कौन हूँ? ये सुनने के बाद ना वांग जी शॉक हो गया था। क्या क्या मतलब है, वो कौन है? उसे क्या याद नहीं है वो मतलब वांग जी उसके पास आते हुए बोलता है, विंग, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? मैं कौन हूँ? विंग, मैं कौन हूँ? ये बोलते हुए वो विंग के पास जाता है। पर विंग हल्का सा अपने आप को उससे दूर करते हुए बोलता है, आप कौन हो और आप मुझे ऐसे टच क्यों कर रहे हो? ये बोलकर वो उसे हाथ को मतलब उसके हाथ को अपने आप से हटा रहा था। वांग जी ना ये सुनकर शॉक था। डॉक्टर वांग जी को थोड़ा शांत करते हुए बोलते हैं, मास्टर मिस्टर लैंड, प्लीज़ आप शांत हो जाइए। और मुझे लगता है कि मिस्टर वी को शायद तक उनकी मेमोरी याद नहीं है और मैंने आपसे बोला था ना, उनके साथ कुछ भी हो सकता है, शायद उनकी मेमोरी लॉस हो गई। ये सुनने के बाद वांग जी कहता है, तो विंग को मैं याद नहीं हूँ। ये सुनने के बाद डॉक्टर कहते हैं, हमें पता करना होगा उन्हें कितना याद है कितना नहीं। ये बोलने के बाद ना वांग जी वहीं पर साइड हो गया था। वहीं डॉक्टर विंग का इलाज करने लगे। विंग से वो पूछ रहे थे कि आप कौन हो, आपको पता है आपका नाम क्या है और आप कितने साल के हो और आप कहाँ पर रहते हो, ये सब पूछ रहा था। विंग को कुछ भी याद नहीं था। वो कहाँ का रहने वाला है, वो क्या करता है, उसकी फैमिली मेंबर कौन है, उसे कुछ भी याद नहीं था।
विंग कहते हैं मुझे कुछ भी याद नहीं है, प्लीज़ मेरा सर दुख रहा है, अब ऐसा मत कीजिए। ये बोलते हुए उसने अपने सर को पकड़ लिया था। डॉक्टर उसे कहते हैं शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ है, शांत हो जाइए। पर विंग विंग तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये देखने के बाद वांग जी सीधा विंग को गले से लगा लेता है। ये मतलब वांग जी को गले लगाते ही ना विंग का मतलब ये सर दर्द हल्का सा गायब हो गया था। ये देखने के बाद ना विंग वांग जी के फेस की तरफ देखता है। वांग जी की आंखों में आंसू थे। वो कहता है विंग प्लीज शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा तुम्हारा पति हूँ, मुझे मुझे देखो विंग, मैं मुझे याद करने की कोशिश करो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हारा वांग जी हूँ। ये बोलने के बाद वो विंग की आंखों में देख रहा था। विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर उसे ना वांग जी के बाहों में कंफर्टेबल फील हो रहा था, इसीलिए उसने भी वांग जी को हक कर लिया। और वो बोलते हैं पर मुझे कुछ भी याद नहीं है, आप लोग कौन हो, मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये सुनने के बाद वांग जी उसके बैग को रब करते हुए बोलता है शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है ना, धीरे धीरे हम तुम्हें याद दिला देंगे, शांत हो जाओ। ये बोलने के बाद उसके बैग को रब किया जा रहा था। वहीं विंग विंग तो बस वांग जी को टाइटली गले लगा कर बैठा हुआ था, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लग रहा था वांग जी के बाहों में। वहीं डॉक्टर वांग जी को बोलते हैं मास्टर लैंड, हमें लगता है कि इनकी पूरी मेमोरी लॉस हो चुकी है और शायद हम इसे याद भी नहीं दिला सकते। अगर इनको याद दिलाया गया तो इनका ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। ये सुनने के बाद वांग जी कहता है मुझे अब कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा विंग जिंदा है, बस मुझे यही चाहिए था। ये बोलते हुए वो उन डॉक्टरों को कहता है आप यहाँ से जा सकते हो, आप आराम कर लीजिए। वो डॉक्टर वहाँ से चले गए थे। वहीं वांग जी विंग को अपनी गोद में ही बैठाकर सुलाने लगा। वहीं विंग भी आसानी से सो गया था। वांग जी उसके बालों को सहला रहा था और वो बहुत ज़्यादा खुश भी था, क्योंकि उसका विंग अब फाइनली 10 सालों बाद उठ चुका है। तो उसे तो खुश होना लाज़मी है ना, इसीलिए वो उसके फ़ोरहेड पे किस करता है और फिर वो शुयांग को बता देता है कि विंग उठ चुका है। इन 10 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। शुयांग की शादी हो चुका है, उसका एक बेबी है। और वहीं वैन किंग की भी शादी हो चुकी है जैंग चैंग से। अभी वैन किंग 9th मंथ प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो अभी हॉस्पिटल में नहीं है। और वांग जी ने उसे बता दिया था कि विंग को अब होश आ गया, इसीलिए वो कल आने का बात करती है। वांग जी भी कहता है कि तुम आराम से आना। वहीं उसने ये भी बता दिया था कि विंग को कुछ भी याद नहीं है, कोई भी याद नहीं है। ये सुनने के बाद वैनकिंग को थोड़ा-सा बुरा तो लगता है, पर वो इस बात से भी खुश थी कि विंग कम से कम उठ गया है और वो ठीक है। ये जानने के बाद वो बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी। वहीं लैन कुरैन को भी पता चल गया था, जिसे सुनने के बाद ना लैन कुरैन, युआन और शुयांग सभी वहाँ आ गए थे हॉस्पिटल में। सारे लोग आ चुके थे। विंग अभी लेटा हुआ था, वो भी वांग जी के पास में। वांग जी उसके बालों को सहला रहा था। विंग ने वांग जी से पूछा भी था कि वो कौन है और क्या-क्या मतलब उनका रिलेशन क्या है। वांग जी ने उसे बता दिया था कि वो मतलब वांग जी और विंग पति-पत्नी है और हम दोनों का एक बेबी है। उसने बहुत कुछ बताया था। विंग को याद तो नहीं था, पर उसे ना वांग जी के पास बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा था। इसीलिए उसने वांग जी की सारी बातें मान ली थी और वो वांग जी से पूछता है हमारा बेबी कहाँ है? ये सुनने के बाद वांग जी स्माइल करते हुए बोलता है तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो बस आता ही होगा। ये बोलने के बाद वो विंग के बालों को सहला रहा था। विंग ये देखने के बाद एक हल्का सा ब्लश करता है और कहता है वैसे हमारी शादी को कितने साल हो गए हैं? वांग जी उसे बताता है कि हमारी शादी को पूरे 13 साल हो चुके हैं। ये सुनने के बाद विंग को शौक लगता है कि 13 साल, पर वो ये बात से भी खुश था कि वो कम से कम उसका पति बहुत अच्छा है, उसको बहुत प्यार करता है, क्योंकि भले ही विंग इन 2 दिनों में उठ चुका है, उसने देखा है कि वांग जी उसके लिए कितना ज़्यादा फ़िक्र कर रहा है, उसकी सारी चीज़ों का ख़्याल रख रहा है। ये देखने के बाद ना विंग अपने मन में ही सोचता है मुझे भले ही कुछ भी पहले का याद नहीं है, पर अगर मेरे पति लान वांग जी हैं तो ये बहुत अच्छा है। पर मैं अपने बेबी को भी देखना चाहती हूँ, वो कैसा है? ये बोलते हुए वो वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वो वांग जी के कंधे पे अपना सर रखा हुआ था और वो उसके साथ बातें कर रहा था और वो अपने पिछले बातों को भी याद करने की कोशिश कर रहा था। वांग जी उसे बोल रहा था कि तुम्हें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पास्ट पास्ट है, हमें अपने प्रेज़ेंट और फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा ना। विंग ये सुनने के बाद एक हल्का सा स्माइल करता है कि तभी
वहाँ पर युवान और लैन कुरैन, शिंगचैन, शुयांग, हाँ शिंगचैंग शुयांग का हस्बैंड है। वहीं वैन किंग, उसका पति जैंग चैंग, उसके बच्चे, सब लोग विंग से मिलने आ गए थे। विंग उन लोगों को देखकर शॉक था, वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी धीरे-धीरे सबको इंट्रोड्यूस करवाता है कि वो कौन है, क्या रिलेशन है विंग के साथ, वो सभी को बताता है। वहीं युवान भागकर अपनी मम्मा को मतलब विंग को गले से लगा लेता है और वो रोने लगा था, जिसे देखकर ना विंग को हल्का-सा अपने सीने पे दर्द हुआ था। वो उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। वैसे तो युवान 12 साल का है, पर विंग के लिए तो वो बच्चा ही है ना, भले ही उसे कुछ भी याद ना हो, पर एक माँ का दिल तो अपने बच्चे को पहचान ही लेता है। इसीलिए विंग भी उसे गले से लगाकर उसके बहुत लाड प्यार करने लगा। युवान को भी पूरे 10 साल बाद अपनी माँ का प्यार मिला है, तो वो इसी बात से खुश है और वो अपनी मम्मा के पूरे फेस पे किस करता है और बोलता है कि उसने कितना ज़्यादा मिस किया। ये सुनने के बाद विंग के भी फेस में एक स्माइल आ गया था। फिर ऐसे ही वो दोनों मतलब वो सभी टाइम बिताते हैं, विंग से बातें करते हैं और फिर जैसे ही विंग के सोने का टाइम होता है, वो सारे बाहर चले गए थे। वांग जी विंग के साथ ही था। डॉक्टर उसे भी बोल रहे थे कि वो बाहर चले जाए, विंग को अभी आराम की ज़रूरत है। पर वांग जी तो विंग को मतलब अकेला छोड़ना ही नहीं चाहता था। ये देखने के बाद ना विंग के फेस में एक स्माइल आ गया था। वो वांग जी को बोलता है, मैं ठीक हूँ, आप जाके आराम कर सकते हो। मैंने कल से आपको देखा है, आप बिल्कुल भी नहीं सोए हो। ये सुनने के बाद वांग जी कहता है, नहीं, मैं अब तुम्हें देखे बिना रह नहीं सकता। मैंने पूरे कितने सालों से तुम्हारा इंतज़ार किया है। अब मैं तुम्हारे बिना एक मिनट भी नहीं रह सकता। इसीलिए मैं तो यहाँ से नहीं जाऊँगा। तुम्हें सुना है, तुम सो जाओ। मैं तुमसे तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। तुम्हें तुम्हें मैंने तो बताया भी नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ये बोलकर वो उसके होठों पे किस कर देता है। ये देखने के बाद विंग शॉक में पड़ गया था। वांग जी कहता है, आई लव यू विंग, आई लव यू। मैं तुम्हें कितना मिस किया है। ये बोलने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, जिसे देखकर विंग ब्लश भी करता है और उसकी आंखों से आंसू भी पोंछते हुए कहता है, मैं भी। मुझे ये तो याद नहीं है कि पहले क्या हुआ था क्या नहीं, पर मुझे इतना याद है कि मेरा दिल आपको प्यार करता है। मेरे दिल में आप हो, क्योंकि मेरा दिल आपको देख के धड़कता है। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि मैं पहले आपको बहुत प्यार करता था और अभी भी करता हूँ। ये बोलते हुए उसने वांग जी के होठों में एक लाइट सा किस किया, जिसे देखने के बाद वांग जी और भी ज़्यादा रोने लगा था। हे गाइस, तो बताइए आपको मेरा वन शॉट एफएफ कैसा लगा? सैड सा स्टोरी, तो फिर कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। और ये हमारा लास्ट पार्ट था और कल के प्रैंक के लिए आई एम सॉरी। और हाँ, मैं कभी भी अपने वांगशन एफएफ को सैड एंडिंग बिल्कुल भी नहीं दूंगी, तो आप बेफिक्र रहिए। ओके, तो फिर बाय बाय, मिलेंगे हम न्यू एफएफ के साथ।